सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग, राम राम। तो हम बात कर रहे थे गुप्त काल में। गुप्त काल की जो हमने पिछली जो कक्षा थी उसमें देखा था गुप्त काल का समाज। समाज में हमने परिवार के बारे में देखा, वर्ण व्यवस्था के बारे में, जाति व्यवस्था के बारे में, स्त्रियों की दशा उस समय कैसी थी और दास जो थे उनकी स्थिति कैसी थी और वहां का रहन सहन के बारे में जिक्र किया। आज जो हम बात करेंगे गुप्त काल में अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे कि गुप्त काल की अर्थव्यवस्था कैसी थी और कौन सी पुस्तक किस किताब से हमको गुप्त काल की अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं गुप्त काल की अर्थव्यवस्था। तो बात करते हैं हम गुप्त काल की अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था जो होती है, अर्थव्यवस्था में क्या क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले हम देखेंगे अर्थव्यवस्था में कृषि के बारे में कि गुप्त काल में कृषि की जो प्रकार जो थी वो कैसी थी, भूमि कैसी थी। ठीक है, फिर देखेंगे हम गुप्त काल में पशुपालन के बारे में, अर्थव्यवस्था में पशुपालन। ठीक है, फिर देखेंगे हम अर्थव्यवस्था में शिल्प व उद्योग के बारे में, शिल्प और उद्योग, उद्योग कैसे थे। ठीक? फिर देखेंगे हम वाणिज्य और व्यापार व्यापार के बारे में देखेंगे। और फिर व्यापार के बाद हम देखेंगे मुद्रा प्रचलन की, मुद्रा के जो प्रकार जो थे वो कैसे थी, कौन सी मुद्रा उस समय चलती। फिर जो अर्थव्यवस्था में है, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में, वो देखेंगे यातायात के संचार की, यातायात के कौन कौन से साधन थे, यातायात संचार। ठीक है, और फिर अंत में हम देखेंगे नगरीकरण। गुप्त काल में नगरीकरण की कौन कौन से नगर थे। ठीक है, नगरीकरण। ठीक, तो गुप्त काल की अर्थव्यवस्था में सबसे पहले हम कृषि पर बात करेंगे, फिर पशुपालन पर, और फिर उद्योग व शिल्प पर, फिर व्यापार पर कि व्यापार कैसा था उस समय और मुद्रा कैसी होती थी, और फिर नगरीकरण, फिर यातायात व संचार के ऊपर बात करें, यातायात कैसे होता है। अर्थव्यवस्था के लिए कृषि का होना जरूरी प्राथमिक क्षेत्र है, फिर पशुपालन, कृषि के अंदर ही पशुपालन होना जरूरी है, उद्योग होने जरूरी है, और व्यापार, व्यापार नहीं हुआ तो अर्थव्यवस्था कैसी। फिर मुद्रा होनी जरूरी है, मुद्रा, और फिर यातायात के बिना तो अर्थव्यवस्था चल ही नहीं सकती। और फिर नगरीकरण यानी कि जो बड़े बड़े नगर थे, रोजगार के साधन थे, वो कैसे थे उस समय। तो अर्थव्यवस्था के बारे में, गुप्त काल की अर्थव्यवस्था के बारे में एक एक पॉइंट हम देखते चले। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था की जो जानकारी है हमको कहां से मिलती है। ठीक है, तो गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था की जानकारी हमको स्मृतियों से मिलती है, स्मृतियों और एक अमरकोश। अमरकोश के जो लेखक जो थे वो अमर सिंह को बताया जाता है। ठीक है, जो कौन थे, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, और कालिदास की रचनाओं से, और जो हमको वहां पे सिक्के मिले थे, मोहरें मिली थी, उनसे हमको अर्थव्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था की जानकारी हमने कालिदास की पुस्तकों से, ठीक है, और अमरकोश ग्रंथ से, स्मृतियों से, वहां पे सिक्के मिले थे और मोहरें मिली थी, उनसे हमको क्या है,
अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। तो आइए सबसे पहले ये तथ्य लिखते हैं। गुप्तकालीन गुप्तकाल अर्थव्यवस्था की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो कहाँ से मिलती है? नंबर एक, स्मृतियों से। ठीक है। एक ग्रंथ है, एक पुस्तक है, उसका नाम है अमरकोश। अमरकोश से। ठीक है। अमरकोश किसकी रचना है? अमर सिंह की। जो कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है। फिर हमको जानकारी मिलती है कालिदास की जो रचना है उनसे, कालिदास की पुस्तकों से। और फिर हमको जानकारी मिलती है कहां से? जो हमको सिक्के प्राप्त हुए, सिक्के व मोहरों से। ठीक है। कि वहां की अर्थव्यवस्था कैसी थी, कहाँ की? गुप्त काल की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो हमको गुप्त काल की अर्थव्यवस्था की जानकारी स्मृतियों से, अमरकोश ग्रंथ से, जो अमर सिंह द्वारा लिखा गया है, जो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे, कालिदास की पुस्तकों से, और जो सिक्के व मोहरे हमको पता मिली हैं, उनसे हमको गुप्त काल की अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। ठीक है। तो अब बात करते हैं, हम जानकारी देख ली हमने कहां से मिली। अब बात करेंगे कृषि पर कि वहां गुप्तकालीन कृषि कैसी थी। गुप्तकालीन कृषि, गुप्त काल में कृषि, कृषि खेती कैसी थी? ठीक है। आइए, गुप्त काल में जो कृषि जो थी वो विकसित अवस्था में थी। ठीक है। अब कृषि के लिए हमको क्या क्या चाहिए? सीधी बात है, एक तो फसल होने के लिए हमको पानी की आवश्यकता होनी चाहिए। क्या गुप्त काल के शासकों ने कुछ ऐसा किया था? हाँ किया था। सुदर्शन झील का जो जीवन उद्धार किया था वो गुप्त शासकों ने ही किया, जो सिंचाई के लिए। ठीक है। तो सीधी बात है भाई, गुप्त काल में कृषि क्या थी? विकसित अवस्था में थी। कृषि गुप्त काल का मुख्य व्यवसाय थी। मुख्य व्यवसाय कैसे? 1/6 कर लिया जाता था भूमि से। ठीक है? तो मुख्य व्यवसाय थी। गुप्त काल में राष्ट्रीय विकास में, यानी कि राष्ट्रीय विकास में जो कृषि जो थी उसका मुख्य योगदान था। ठीक है। और भले ही कृषि वर्षा पर आधारित थी, लेकिन उस समय के शासकों ने कृषि के लिए उत्तम प्रयास किए थे भाई। उत्तम प्रयास क्या किए थे? सुदर्शन झील का जीवनोद्धार किसने करवाया? स्कंदगुप्त ने भाई। गुप्त काल में आर्थिक उपयोगिता की दृष्टि से भूमि को कई भागों में बांटा गया था भाई। ठीक है। अब भूमि को कई भागों में बांटा गया था आर्थिक दृष्टि से। ठीक है। एक भूमि थी क्षेत्र भूमि, दूसरी जो भूमि थी, भूमि को कई भागों में बांट दिया था। एक क्षेत्र भूमि, दूसरी वास्तु भूमि, तीसरी खिल भूमि, और चौथी थी अपहत भूमि, और पांचवी जो थी वो थी कौन सी? चारागाह। क्षेत्र भूमि वो थी जो खेती योग्य भूमि थी। वास्तु भूमि कौन सी थी? वास्तु यानी कि बोलते हैं ना वास्तु शास्त्र। ठीक है। वास्तु भूमि निवास योग्य भूमि थी। ठीक है। फिर
जो खिल जो भूमि थी, खिल जो भूमि जो थी, वो ऐसी भूमि थी जिसको जोत नहीं सकती, जो जोती ना जा सकने वाली थी। ठीक है, जैसे पहाड़ों वाला क्षेत्र हो गया तो वो जोते नहीं जा सकती। ठीक है, तो वो थी खिल भूमि। फिर थी अपहत भूमि, जो बिना जोती गई जंगली भूमि, जो जंगल में जो भूमि थी बिना जोती हुई, उसको बोलते थे अपहत भूमि। ठीक है, फिर क्या थी चारागाह भूमि, पशुओं के लिए जो चारागाह थी वो थी चारागाह। ठीक है, तो आइए इन तथ्यों को लिखते हैं। सबसे पहले तो कृषि की बात हम यहाँ पे करते हैं गुप्त काल में। तो गुप्त काल में राष्ट्रीय विकास में कृषि का मुख्य योगदान था, भाई पहला पॉइंट है। गुप्त काल में कृषि का राष्ट्रीय योगदान में राष्ट्रीय योगदान में मुख्य हिस्सा था। ठीक है, अच्छा, अब भले ही कृषि वर्षा पर आधारित थी, लेकिन उस समय के शासकों ने कृषि के लिए उत्तम प्रयास किए थे। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, भले ही कृषि वर्षा पर आधारित थी, यानी कि बारिश पर आधारित थी, आधारित थी, लेकिन वहां के वहां के गुप्त काल के शासकों ने कृषि के लिए कृषि के लिए कृषि के लिए उत्तम प्रयास किए थे। ठीक है, कौन सा प्रयास किया था? सुदर्शन झील का झील का क्या किया था भाई? जीवन उद्धार। किसने करवाया? स्कंदगुप्त ने। तो कृषि, वैसे तो अगर वर्षा होती तभी कृषि होती, लेकिन जो शासक जो थे उन्होंने भी अच्छा प्रयास किया था। जो सुदर्शन झील है इसका जीवन उद्धार हुआ है स्कंदगुप्त ने, ताकि जो कृषि के लिए, सिंचाई के लिए पानी की जो आवश्यकता बनी रहती है, उससे सुदर्शन झील से कृषि की सिंचाई की जाए। ठीक है, गुप्त काल में आर्थिक उपयोगिता की दृष्टि से भूमि को कई हिस्सों में बांट दिया। पॉइंट नंबर 3, गुप्त काल में आर्थिक आर्थिक दृष्टि से भूमि को कई भागों में बांट दिया, कई हिस्सों में बांट दिया, कई भागों में बांट दिया, कई हिस्सों में बांट दिया। जैसे पॉइंट नंबर 1, तो पहला जो था वो बांटा नंबर 1। नंबर 1 को बोला जाता था कौन सी भूमि? क्षेत्र भूमि। क्षेत्र भूमि। पॉइंट नंबर 2, वास्तु भूमि।
नंबर 3 पर जो बांटा था वो थी खिल भूमि। नंबर 4 पर जो बांटा था वो था अपहत भूमि। और नंबर 5 पर जो भूमि बांट रखी थी उसको बोलते थे चार आगा। ठीक है। अब क्षेत्र भूमि किसको बोलते थे? जो खेती योग्य भूमि थी उसको बोलते थे क्षेत्र भूमि, खेती योग्य भूमि। ठीक है। वास्तु भूमि यानी कि वास्तु शास्त्र यानी कि निवास, जहां पे निवास करते थे, निवास योग्य भूमि। खिल भूमि जो थी वो कौन सी भूमि थी? जो ज्योति ज्योति ने जा सकने वाली, जैसे पहाड़ हो गए, पहाड़ों पर जोतना बहुत मुश्किल होता तो इसको बांट दिया था खिल भूमि में। ठीक है। फिर जो अपत भूमि थी, बिना जोती गई जंगली भूमि, जहां पर जंगली जानवर रहते थे, पेड़ पौधे बहुत अधिक अधिक थे, जो बिना जोती भूमि थी उसको बोलते थे अपत। फिर चारागाह भूमि, जो ये प्रकार आज भी देखने को मिलते हैं लेकिन नाम परिवर्तित हो गए। ठीक है। चारागाह भूमि कौन सी थी? पशुओं के लिए चारागाह, चारागाह होती थी जहां पर पशु। ठीक है। तो गुप्त काल में कृषि जो थी वो राष्ट्रीय योगदान का बहुत मुख्य हिस्सा थी। भले ही कृषि वर्षा पर आधारित थी, लेकिन शासकों ने पूरा प्रयास किया कृषि को बढ़ावा देने के लिए। सुदर्शन झील का जीवन उद्धार करवाया स्कंद। ठीक है। आर्थिक दृष्टि से जो थी भूमि को कई हिस्सों में बांट दिया था। क्षेत्र भूमि जो खेती योग्य भूमि थी, वास्तु भूमि जो निवास योग्य भूमि थी, और खिल भूमि जो जोती न जा सकने वाली भूमि थी, जैसे पहाड़ हो गई। और अपत भूमि जो बिना जोती गई जंगली भूमि थी, जैसे जंगल हो गए। ठीक है। फिर चारागाह भूमि जहां पर पशु करते थे। ठीक है। ये 5 प्रकार की भूमियां बांट रखी थी गुप्त काल में। ठीक है। एक ग्रंथ है अमरकोश ग्रंथ, जो हमने पहले भी जिक्र किया था, अमर सिंह का है। इसमें 12 प्रकार की भूमियों का उल्लेख मिलता है। तो कई बार आ जाता है प्रश्न कि इस ग्रंथ में 12 प्रकार की भूमियों का उल्लेख मिलता है, तो अमरकोश बहुत कम सुना हुआ ग्रंथ है। नोट, अमरकोश। अमरकोश ग्रंथ या पुस्तक में 12 प्रकार की भूमियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। ब्राह्मीर की वृद्ध संहिता में कहा गया है कि फसल 3 प्रकार उगाई जाती थी। पॉइंट है, नोट डालो इसकी, कि गुप्त काल में फसल कितने प्रकार उगाई जाती थी। नोट, ब्राह्मीर, ब्राह्मीर का की वृद्ध संहिता। कई बार सीधा आ जाता है कि ब्राह्मीर की रचना वृद्ध संहिता। वृद्ध संहिता किसने लिखी? ब्राह्मीर। वृद्ध संहिता में कहा गया है गुप्त काल में
3 बार, जैसे आज उगाई जाती है 3 बार फसल उगाई जाती थी। ठीक है, जैसे आज हम देख रहे हैं फसल रफी, खरीफ और जायद, ये आज की परंपरा नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। गुप्त काल की बात कर रहे हैं, वहां के ऊपर इनका वर्णन मिलता है ब्राह्मण की रचना में, व्रत संहिता में। तो आप देख लो कितनी पुरानी परंपरा है जो चली आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है, और ये देखिए कौन कौन से महीने बताएं ब्राह्मण की रचना में। पहला महीना वसंत, वसंत ऋतु, वसंत ऋतु में उगाई जाती थी। दूसरा बताया श्रावण, श्रावण ऋतु। और तीसरा बताया चैत्र। ये 3 महीने बताए कि इन काल में, गुप्त काल में वसंत, श्रावण और चैत्र, वसंत ऋतु, श्रावण ऋतु और चैत्र ऋतु में क्या उगाई जाती थी, फसलें उगाई जाती। ठीक है, साल में 3 बार फसल उगाई जाती थी उस समय। ठीक है, लेकिन आज कैलेंडर अलग है, कैलेंडर यही चला रहा है, दोनों कैलेंडर साथ साथ चल रहे हैं। हिंदू जो शक मानता है वो अलग है, और जो ये डेट वाला जो है ये अलग। लेकिन फसल चक्र आज भी वही का वही चला रहा है, वसंत, श्रावण और चैत्र। ठीक है, तो ये थी ब्राह्मण की व्रत संहिता की। तो ये थी अर्थव्यवस्था में कृषि के बारे में। कृषि का पॉइंट क्लियर होगा। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था में, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में पशुपालन की स्थिति कैसी थी। गुप्त काल अर्थव्यवस्था में पशुपालन की स्थिति, पशुपालन के बारे में देखते हैं। गुप्त काल में पशुपालन कौन सी पुस्तक में लिखा है, क्या कौन क्या पशु था। कृषि के साथ पशुपालन भी द्वितीय व्यवसाय के रूप में विकसित था। वही द्वितीय व्यवसाय, पहले नंबर पे कौन सा था, कृषि, और दूसरे नंबर पे कौन सा, पशुपालन, पशुओं को पालना। अमरकोश जो पुस्तक है उसी में दे रखा है, अमरकोश में पालतू पशुओं का जिक्र है। तो आइए पॉइंट नंबर 1, कृषि में, कृषि के साथ, कृषि के साथ पशुपालन भी द्वितीय व्यवसाय के रूप में विकसित था। ठीक है, पुस्तक वही है अमर सिंह की अमरकोश। अमरकोश में पशुपालन, पालतू पशुओं का जिक्र है। ये पूछ ले कि पालतू पशुओं का जिक्र इस पुस्तक में है, तो वो थी अमर सिंह की अमरकोश। ठीक है, और द्वितीय व्यवसाय था कृषि के बाद। ठीक है, अब बात करते हैं हम उद्योग।
कृषि हो गई, पशुपालन हो गया, उद्योगों की बात। गुप्त काल में शिल्प व उद्योग, ठीक है, कृषि व पशुपालन के साथ साथ शिल्प व उद्योग विकास भी देखा गया। अब यहाँ पर श्रेणी व्यवस्था विकसित, ठीक है। अब ये श्रेणी व्यवस्था क्या होती है? शिल्प कला, शिल्प और उद्योग में श्रेणी जो व्यवस्था थी वो विकसित थी। श्रेणी व्यवस्था क्या होती है? श्रेणी व्यवस्था एक व्यवसायों का संगठन है भाई, ठीक है। व्यवसाय थे बहुत थे, तो उनका क्या है, संगठन है भाई, जिसमें कई प्रकार के व्यवसायी लोग जो व्यवसाय करते हैं, व्यवसायी लोग होते थे, ठीक है, जो अलग अलग उद्योगों का जिम्मा उठाए, ठीक है। किसी का कौन सा उद्योग हुआ है, किसी का जूता उद्योग, किसी का कपड़ा उद्योग, किसी का बोरी उद्योग, किसी का जूट उद्योग, ठीक है। नु ऐसे एक श्रेणी व्यवस्था थी। इसमें श्रेणी, इसमें क्या था, जो सभी जो लोग थे वो व्यवसायी थे, ठीक है। और जिसमें कई प्रकार के जो लोग जो थे वो व्यवसायी जो थे वो इसमें जुड़े हुए थे, जो अलग अलग उद्योगों का जिम्मा उठाए हुए थे, ठीक है। इसने अपने, इनके जो होते थे ना श्रेणी उद्योग के अपने न्यायालय होते थे, और इनमें जो व्यवसाय जो होते थे, इनके व्यवसाय से संबंधी क्या होते थे भाई, शिक्षण संस्थान होते कि जैसे कपड़ा उद्योग हो गया, तो कपड़ा उद्योग कैसे काम करता है, कैसे क्या हो, तो इनके अपने शिक्षा संस्थान होंगे कि उनके बारे में वो जानकारियां देंगे, ठीक है, श्रेणी व्यवस्था में, ठीक है। इनके अपने बंक होंगे भाई खुद के, ठीक है। बहुत अच्छी व्यवस्था थी। इनको राज्य के द्वारा सुरक्षा स्वतंत्रता दी जाती। सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग विकसित थे भाई उस समय, गुप्त काल में। बनारस व मथुरा वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र माने जाते थे गुप्त काल में। इस समय लौह उद्योग भी विकसित था भाई। इसका मुख्य उद्योग दिल्ली में स्थित महरौली का लौह स्तंभ माना जाता है, ठीक है, जिस पर लिखा राजा चंद्र या चंद्रगुप्त। इस स्तंभ पर आज तक जंग नहीं लगी है भाई, ठीक है। इसका मुख्य जो उदाहरण जो है वो दिल्ली में स्थित कौन सा है, महरौली स्तंभ है, कि उस समय लौह उद्योग भी था, ठीक है। और महरौली का जो लौह स्तंभ है आज तक उस पर जंग नहीं लगी है। इससे ये पता चलता है कि गुप्त काल में भी, और उस पे ये लिखा हुआ है राजा चंद्र या चंद्रगुप्त। इससे ये पता चलता है कि गुप्त काल में लौह उद्योग भी था। तो श्रेणी व्यवस्था अति उत्तम व्यवस्था मानी गई है। क्यों मानी गई है? सीधी बात तो ये है कि वहां पे व्यवसाय के लोग हैं उस श्रेणी व्यवस्था में, उनके अपने न्यायालय हैं, अपने बंक हैं, अपने शिक्षण संस्थान है। जो भी व्यक्ति जिस व्यवस्था में जाना चाहता है उस व्यवस्था की जानकारी शिक्षण संस्थानों में ली और उसी व्यवस्था में जाके काम मिले। तो बहुत अच्छी व्यवस्था थी, ठीक है। जैसे आज के टाइम जो है ऐसी व्यवस्था तो नहीं है कोई, लेकिन हाँ आईटीआई का उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे वेल्डर भी होते हैं, ठीक है, ऑटोमोबाइल वाले भी होते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग वाले भी होते हैं, कंप्यूटर वाले भी होते हैं, ठीक है। लेकिन वो संस्थान, उनके वो शिक्षण संस्थान है ओनली। अगर वहीं के ऊपर उनको काम भी देने लगे तो वो क्या हो जाएगा, वो श्रेणी व्यवस्था हो जाएगी, जो आज से नहीं, ये गुप्त काल की श्रेणी व्यवस्था, ठीक है। बहुत अच्छी श्रेणी व्यवस्था। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट। गुप्ता काल में शिल्प व उद्योग, तो पॉइंट है कृषि व
पशुपालन के साथ 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 उद्योग भी विकसित हो रहे थे गुप्त काल में। ठीक है, यहाँ पर श्रेणी व्यवस्था विकसित, यहाँ पर श्रेणी व्यवस्था विकसित थी। ठीक है, अब श्रेणी व्यवस्था क्या होती है इसको देखते हैं। श्रेणी ठीक है, श्रेणी व्यवस्था एक ऐसा व्यवसायों का संगठन। श्रेणी व्यवस्था एक ऐसा व्यवसाय यानी कि कार्य व्यवसाय कार्यों का संगठन था जिसमें कई प्रकार के व्यवसायी लोग होते थे। व्यवसायी लोग होते हैं जो व्यवसाय करते थे। श्रेणी व्यवस्था एक व्यवसायों का संगठन होता था। व्यवसाय जैसे कौन सा, कपड़ा उद्योग हो गया, ठीक है, ऊनी उद्योग हो गया, रेशम उद्योग हो गया, जूट उद्योग हो गया, ऐसे ऐसे कई जो व्यवसाय जो थे उनका ये संगठन था एक, जिसको श्रेणी व्यवस्था बोलते थे। संगठन होता था जिसमें सभी व्यवसायी, जिसमें सभी या कई प्रकार के व्यवसायी व्यवसायी लोग होते थे जो किससे संबंधित है, सभी व्यवसाय से संबंधित है भाई। व्यवसायी लोग होते हैं जो अलग अलग उद्योगों का जिम्मा उठाए हुए थे। किसी के पास रेशम उद्योग था, किसी के पास सूती वस्त्र उद्योग, किसी के पास जूट उद्योग, किसी के पास सीमेंट उद्योग। ठीक है, ऐसे ऐसे अलग अलग उद्योगों के लोग इसमें थे जो अलग अलग उद्योगों का जुम्मा उठाए। ठीक है, इनके अपने न्यायालय होते थे। न्यायालय यानी कोर्ट। इनके अपने न्यायालय होते थे। ठीक है, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। ठीक है भाई, इन व्यवसायों से संबंधित ये जो व्यवसाय जो थे इस श्रेणी व्यवस्था में, इन व्यवसायों से संबंधित शिक्षा संस्था के इन व्यवसायों के बारे में शिक्षा दी जाती थी। इसमें थे वो भी श्रेणी व्यवस्था में।
न्यायालय होते थे इनके खुद के शिक्षा संस्थान होते थे, इनके खुद के बैंक होते थे भाई, इनके अपने बैंक होते थे, इनके क्या होते थे, अपने बैंक होते। बहुत अच्छी व्यवस्था थी, बहुत अच्छी व्यवस्था थी वही। ठीक है। राज्य जो थे, यानी कि जो राजा जो था, राज्य सुरक्षा स्वतंत्रता, राज्य इनको सुरक्षा व स्वतंत्रता की सुरक्षा हम देंगे, स्वतंत्र आप रहो। ठीक है, आप अपना काम करो, उद्योगों को बढ़ावा दो, स्वतंत्रता देता था। ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग विकसित थे भाई। ठीक है। बनारस व मथुरा वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख थे वह उस समय। ऊनी, रेशम, वस्त्र उद्योग विकसित थे। बनारस व मथुरा वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, केंद्र माने जाते थे इस समय, गुप्त काल। अब इस समय लौह उद्योग भी विकसित। इसका उदाहरण कहाँ से मिलता लौह उद्योग भी? तो दिल्ली के अंदर जो महरौली स्तंभ है, उससे ये पता चलता है, उसके ऊपर लिखा हुआ है राजा चंद्र या चंद्रगुप्त। उससे ये सिद्ध होता है, उससे पता चलता है कि उस समय लौह उद्योग था। आज तक महरौली की स्तंभ के ऊपर जो है जंग नहीं लगी है, तो इससे ये पता चलता है कि उच्च क्वालिटी का लौ था। वो ऐसी को तकनीक थी उनके पास जो जंग रहित बनाती थी लोग। उस समय, इस समय गुप्त काल में, उस समय लोह लोग विकसित था। दिल्ली में महरौली स्तंभ, जिस पर आज तक जंग नहीं लगी है, लगी है, ये प्रमाण देता है। ये प्रमाण देता है कि उस समय लौह उद्योग भी था। जिस पर लिखा है, जिस पर लिखा है चंद्र या चंद्र या राजा चंद्रगुप्त। ठीक है। तो जो महरौली का स्तंभ है, उससे पता चलता है कि लौह उद्योग था। तो गुप्त काल में हम शिल्प व उद्योग की बात कर रहे थे। इसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन था, द्वितीय व्यवसाय, और पशुपालन के साथ साथ उद्योग भी विकसित हो रहा था। उद्योग व्यवस्था में श्रेणी व्यवस्था विकसित हो रही थी। श्रेणी व्यवस्था क्या थी?
श्रेणी व्यवस्था में जो व्यवसाय करने वाले लोग होते थे उनका क्या होता था, एक संगठन होता था। श्रेणी व्यवस्था में एक व्यवसायों का संगठन होता था जिसे क्या बोलते थे, श्रेणी व्यवस्था। ठीक है, जिसमें सभी लोग कौन होते थे, व्यवसाय करने वाले लोग होते थे जो अलग अलग उद्योगों का क्या ले रहे थे, जुम्मा उठा रहे थे। इन जो लोग जो थे ये व्यवसायी, इनके अपने न्यायालय होते थे, इनके अपने जो व्यवसाय से संबंधित शिक्षण संस्थान होते थे, इनके अपने बैंक होते थे, इनके जो ये जो व्यवस्था जो थी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। राज्य जो है इनको सुरक्षा व स्वतंत्रता देता है कि आप जो है सुरक्षा हम देंगे आपको और आप उद्योगों को विकसित करो ज्यादा से ज्यादा। सूती, ऊनी और रेशम उद्योग उस समय विकसित थे। बनारस व जो मथुरा जो थी वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र माने जाते थे भाई उसमें। और उस समय लौह उद्योग भी विकसित था। इसका प्रमाण हमको दिल्ली का जो मेहरौली स्तंभ है उससे पता चलता है। उसके ऊपर जो अभिलेख है उसमें लिखा हुआ है राजा चंद्र या राजा चंद्रगुप्त, जिस पर आज तक जंग नहीं लगी है। तो इससे ये पता चलता है कि उस समय ये तकनीक उनके पास विकसित थी, गुप्तकालीन लोगों के पास, कि लोहे को ऐसे बनाए कि चंद्र जो जंग रहित हो। तो ये थी गुप्तकाल में शिल्प व उद्योग। अब बात करते हैं हम वाणिज्य और व्यापार। ठीक है, वाणिज्य और व्यापार गुप्त काल में। ठीक है, आइए शुरू करते हैं गुप्त काल में वाणिज्य और व्यापार। गुप्त काल में व्यापार। ठीक है, गुप्त काल में सोने के सिक्कों के सबसे ज्यादा प्रचलित थे। ठीक है, इससे ये सिद्ध होता है कि इस समय वाणिज्य और व्यापार विकसित था। ठीक है, गुप्त काल में बाह्य व आंतरिक व्यापार विकसित अवस्था में था। तो बाह्य व्यापार होता है देश से बाहर और आंतरिक होता है देश के अंदर जो व्यापार होता है वो। ठीक है, आंतरिक व्यापार के लिए भारत के महत्वपूर्ण नगर राजमार्गों से जोड़े गए। गुप्त काल में बाह्य व्यापार के लिए भारत के महत्वपूर्ण नगर जो राज आंतरिक व्यापार के लिए भारत में महत्वपूर्ण नगर राजमार्गों से जुड़े हुए थे। ठीक है, जो बड़े राजमार्ग। गुप्त काल में बाह्य व्यापार रोम, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन के साथ हुआ, क्योंकि वहां के सिक्के यहाँ पर मिले। कहाँ पर, भारत। और यहाँ के सिक्के वहां पर मिले हैं, कहाँ पे, रोम, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन। इससे यह पता चलता है कि गुप्त काल में इन देशों के साथ भारत का व्यापार था। ठीक है, और जो बंदरगाहें जो थी, जो 3 बंदरगाहें प्रमुख मानी जाती हैं व्यापार के लिए, यहाँ कई बंदरगाहों का सॉरी कई बंदरगाहों का निर्माण हुआ। एक तो है बड़ोच, और एक जो बंदरगाह जो थी वो थी तारमली और भोपाल। ये महत्वपूर्ण बंदरगाह है उसमें। तो आइए व्यापार के बारे में भी देखते हैं। तो आइए व्यापार। गुप्त काल में सोने के सिक्के सबसे ज्यादा प्रचलित हुए। गुप्त काल में सोने के सिक्के सबसे ज्यादा प्रचलित थे, सबसे ज्यादा चलाए थे भाई सोने के सिक्के किसने, गुप्त काल। ठीक है, इससे इस बात ये बात सिद्ध होती है कि व्यापार विकसित था। इससे ये सिद्ध होता है कि
है कि व्यापार विकसित था, व्यापार होता था। ठीक है, और व्यापार आंतरिक तो होता ही होता था। ठीक है, आंतरिक के साथ बाह्य व्यापार। गुप्त काल में बाह्य व्यापार की बात करें तो बाह्य व्यापार, गुप्त काल में बाह्य यानी कि बाहर, भारत से जो बाहर जो वस्तुएं जाती हैं, बाह्य व्यापार किस किस के साथ होता था? तो वो है रोम, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन। ये जो व्यापार चल रहे हैं आज से नहीं, बहुत पुराने व्यापार। ठीक है, देखो गुप्त काल में व्यापार चल रहे हैं इन देशों के साथ, वहां तो चलने लाजमी के साथ। ठीक है, अब ये पता कहां से चलता है कि इन देशों के साथ हमारे व्यापार हो रहे थे? ठीक है, तो जानकारी, व्यापार की जानकारी, व्यापार की जानकारी हमको सिक्कों से प्राप्त होती है। अब सिक्कों से प्राप्त कैसे होती है? क्योंकि रोम, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन, यहाँ पर गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। और रोम, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के सिक्के हमारे भारत में मिले हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि इन देशों के साथ हमारा व्यापार था। ठीक है, हमको सिक्कों से प्राप्त होती है, क्योंकि गुप्तकालीन सिक्के, गुप्त काल के सिक्के इन देशों में हमको मिले हैं। वह बाहरी देशों की मुद्रा मुद्रा हमारे देश में मिली। ठीक है, इससे पता चलता है कि इन देशों के साथ हमारा व्यापार था। नहीं, और देशों के भी नाम आते, अमेरिका का आता। ठीक है, और भी देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है, बहुत से हैं, उन देशों के नाम भी आते। ठीक है? बंदरगाहों का निर्माण, अब बंदरगाहों की बात तब करें तो व्यापार के लिए यहाँ कई बंदरगाहें विकसित थी। व्यापार के लिए यहाँ कई बंदरगाह, बंदरगाह विकसित थी भाई उस समय, गुप्त काल में। कौन कौन सी? एक तो बड़ौच, तारमलिप, ताम्र लिप और सोपार। ठीक है, ये बंदरगाहें, और भी बंदरगाहें थी, लेकिन ये मुख्य बंदरगाह, कई बंदरगाह विकसित थी। तो ये देखा हमने बारीगा। ठीक है, सोने के सिक्के सबसे ज्यादा गुप्तों ने चलाए, और व्यापार विकसित होने का यही बड़ा प्रमाण है। ठीक है, बाहरी व्यापार रोम, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ होता था, क्योंकि वहां की जो बाह्य देश हैं उनकी मुद्रा हमारे भारत में मिली है, और हमारे यहाँ गुप्तकालीन जो सिक्के हैं वो
इन बाहरी देशों में मिले। इससे यह पता चलता है कि वहां कि भारत और इन देशों का व्यापार गुप्त काल में हो। बड़ौच, तारमलिप और सोपारा ये बंदरगाहें थी। अब यातायात व संचार की बात करें तो स्थलीय यातायात व संचार की बात करते हैं। स्थलीय में गुप्त काल में यातायात व संचार, ठीक है। तो दो नाम लेकर के आते हैं। आंतरिक व्यापार में सबसे पहले आता है उत्तरापथ और दूसरा होता है दक्षिणापथ। उत्तरापथ वो है जो भारत के उत्तर की तरफ जो मार्ग आता है, और दक्षिणापथ वो है जो भारत की दक्षिण दक्षिण की दिशा में जो पथ जाता है, जो रास्ता जाता है। ये प्रमुख मार्ग माने जाते हैं। ये दो प्रमुख मार्ग थे आंतरिक व्यापार के। और जलीय मार्ग के लिए बात करें तो जलीय मार्ग इस समय कई बंदरगाहों का निर्माण हो गया था। जैसे हमने पहले देखा भरूच और तारमलीप बंदरगाह, ठीक है। तो बात करते हैं संचार के लिए, यातायात व संचार। तो स्थलीय उत्तरापथ उत्तर की तरफ व दक्षिणापथ दक्षिण की तरफ। यातायात एक मिनट सॉरी, यातायात यातायात के प्रमुख मार्ग माने जाते हैं। माने जाते थे, ठीक है। और जलीय मार्ग की बात करें तो जलीय मार्ग में इस समय कई बंदरगाहें, कौन कौन सी, भड़ोच, ताम्र लिप, सोपारा, ठीक है। ये जलीय मार्ग थे। ये बंदरगाहें थी जहां से जलीय मार्ग का व्यापार। उत्तरापथ व दक्षिणापथ उत्तर की दिशा में और दक्षिण की दिशा में ये प्रमुख मार्ग माने जाते हैं उसके संचार के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं मुद्रा प्रचलन की। मुद्रा प्रचलन की अर्थव्यवस्था में बात आ गई, मुद्रा प्रचलन, ठीक है। तो मुद्रा प्रचलन गुप्त काल में मुद्रा प्रचलन यानी कि मुद्रा कैसी थी। काल में मुद्रा प्रचलन, आइए मुद्रा प्रचलन के बाद गुप्त काल में स्वर्ण, चांदी व तांबे के सिक्के प्रचलित थे। सबसे पहला पॉइंट है, तीनों चलते थे। एक तो चांदी का भी चलता था और तांबे का भी और स्वर्ण का भी यानी कि सोने का, ठीक है। गुप्त काल में सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए थे, वही जारी हुई थी भाई सोने के सिक्के। और बात ऐसे आ जाए कि सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किसने किए, तो हिंद यूनानी थे, उन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के। और सबसे अच्छी क्वालिटी के सोने के सिक्के जारी किसने किए, तो कुषाणों ने किए थे सबसे अच्छे सोने के सिक्के, अच्छी क्वालिटी। और सबसे ज्यादा सिक्के किसने जारी किए सोने के, तो वो किए थे गुप्तों ने, ठीक है। और ये जो सोने का जो सिक्का जो जारी किया था इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे दीनार। तो ये आ जाए गुप्तकालीन सोने के सिक्कों को क्या बोलते थे, तो गुप्तकालीन सोने के ये आ जाए कि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के, कथन है सबसे ज्यादा सोने के सिक्के
गुप्त काल में जारी हुई। फिर दूसरा है, सोने के सिक्के को दिनार बोला जाता। क्या दोनों सही है? दोनों सही। सोने के सिक्के को क्या बोला जाता था? दिनार बोला जाता। जैसे जैसे गुप्त काल का अंत आता गया तो मुद्रा में कौड़ियों का उपयोग होने लग गया था। मुद्रा में मिलावट होने लगी थी। इससे फाइयान ने कहा, ठीक है, अर्थव्यवस्था पहले जैसी नहीं थी। ये फाइयान का शब्द है। जब गुप्त काल का पतन नजदीक आने लगा तो उसमें कौड़ियों का उपयोग होने लगा भाई, और मुद्रा में क्या होने लगी? मिलावट होने लगी। और मिलावट होने लगी तो फाइयान ने कहा था कि अर्थव्यवस्था पहले जैसी नहीं रही। इसके कारण क्या है? सामंतवाद का उदय हो गया था। बिचौलिए हो गए थे, ठीक है। और सबसे बड़ी जो बात थी, ऊणों का आक्रमण बढ़ गया था, ठीक है। रोम के साथ व्यापार, फारस की खाड़ी को जो थी उसको रोक दिया था। रोम से व्यापार रुक गया था। और अंत वाले जो शासक जो थे वो थे कुशल, ठीक है। तो ये था मुद्रा प्रचलन के बारे में। आइए लिखते हैं एक एक पॉइंट। तो गुप्त काल में सोने, चांदी, तांबे के सिक्के जारी किए। तांबे के सिक्के जारी, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए गुप्त काल में। गुप्तों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए, ठीक है। तो गुप्तों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए। पॉइंट नंबर 2 आ जाए, अब ये आ जाए, सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किसने? सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? हिंद युआनियों ने। हिंद युआनियों ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। सबसे अच्छी क्वालिटी के सोने के सिक्के, सबसे अच्छी क्वालिटी के सोने के सिक्के बने। वो चलाए थे किसने? कुषाणों ने। ठीक है भाई, ये पॉइंट। सबसे अच्छी क्वालिटी के कुषाणों ने। सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे हिंदू यूनानियों ने। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किसने किए? वो किए थे गुप्तों ने। धन्यवाद। तो सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था मजबूत थी, विकसित थी, ठीक है। गुप्तकालीन, पॉइंट नंबर अगला, गुप्त काल के सोने के सिक्कों को, सोने के सिक्कों को दिनार बोला जाता। ठीक है भाई, दिनार बोलते थे भाई सोने के सिक्कों। और सबसे ज्यादा चलाए थे गुप्तों ने, ठीक है। जैसे जैसे गुप्त काल का अंत आता गया तो मुद्राओं में कौड़ियों का उपयोग होने, यानी कि खोट होने लगा सोने की, ठीक है। कौड़ियों का उपयोग होने लगा।
मुद्रा में मिलावट होने लगी। इससे फाहियान ने कहा है कि अर्थव्यवस्था पहले जैसी नहीं थी। पॉइंट है, जैसे जैसे गुप्त काल का अंत आने लगा, यानी कि पतन की ओर गुप्त काल जाने लगा, अकुशल शासक जब आ गए थे, अंत आने लगा तो मुद्रा में कौड़ियों का उपयोग होने लगा भाई। ठीक है, होने लगा। मुद्रा में मिलावट होने लगी। होने लगी थी, जिससे पायान ने कहा था, पायान ने कहा कि अर्थव्यवस्था पहले जैसी नहीं रही भाई। नहीं रही है। इसके कारण है भारत, इसके कारण है सामंतवाद का उदय, बिचौलिए हो गए थे भाई। इसका कारण है, इसका कारण कि मुद्रा में मिलावट होने लगी थी। इसका क्यों होने लगी कि बिचौलिए हो गए थे बहुत ज्यादा। जो कुशल शासक थे वो चले गए थे और अकुशल जो शासक थे उनका राज है। इसका कारण है सामंतवाद, सामंतवाद का उदय। बिचौलिए हो गए थे, बिचौलिए हो गए थे। देसी भाषा, बिचौलिए हो गए तो वो तो अपना काम करेंगे। ठीक है। और दूसरा पॉइंट था हुनों का आक्रमण और हुनों का आक्रमण बढ़ गए थे, वह बढ़ गए और अकुशल शासक उसको नियंत्रित नहीं कर पा रहे। ठीक है। और हुनों का आक्रमण बढ़ गया तो जो अकुशल शासक है उनको नियंत्रित नहीं पा रहे थे। और रोम के साथ क्या हो गया था, व्यापार जो फारस की खाड़ी से होता था वो रोक दिया गया था। ठीक है, रोम से व्यापार रुक गया। अंत वाले शासक अकुशल थे और रोम के साथ, रोम के साथ व्यापार फारस की खाड़ी से, फारस की खाड़ी को रोक दिया गया, जिससे व्यापार होना बंद हो गया। बंद हो गया। ठीक है। वह कुछ शासक थे, उनसे उन्हों का आक्रमण दबा नहीं। उन्होंने क्या किया, रोम की जो, रोम से जो व्यापार हो रहा था फारस की खाड़ी से उसको रोक दिया। उसको रोकने के साथ रोम के साथ जो व्यापार हो रहा था रुकेगा ही। ठीक है। तो ये थी मुद्रा प्रचलन के बारे में जानकारियां। सोने चांदी तांबे के सिक्के उस समय जारी किए सबसे ज्यादा सोने के,
और सबसे पहले जो सोने के सिक्के जारी किए थे वो हिंद युवानियों ने, सबसे अच्छी क्वालिटी के किए थे कुषाणों ने, सबसे ज्यादा गुप्तों ने किए थे सोने के सिक्के जारी, क्योंकि ये अच्छे सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए गुप्तों ने। इससे पता चलता है कि मुद्रा प्रचलन व अर्थव्यवस्था अच्छी थी। सोने के सिक्कों को क्या बोला जाता था गुप्तकालीन? सोने के सिक्कों को दिनार। और जैसे जैसे गुप्त काल का अंत हो गया तो सोने के सिक्के जो थे मुद्रा में क्या हो गए, कौड़ियों का उपयोग होने लगा, मिलावट होने लगी, जिससे पायन ने कहा था कि अर्थव्यवस्था पहले जैसी नहीं रही। इसका कारण था सामंतवाद का उदय। ठीक है, बिचौलिए हो गए थे और हुणों का आक्रमण बढ़ गया था। जो अकुशल शासक थे उनको से हुणों का रुक नहीं रहा था। इससे क्या हुआ, रोम से जो व्यापार होता था फारस की खाड़ी से, उसको रोक दिया गया था। इससे व्यापार होना बंद हो गया। ठीक है, ये था गुप्त काल में, गुप्त काल में अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रचलन। अब जो अगला पॉइंट है, एक पॉइंट रह गया, वो है नगरीकरण। इसको और देखिए कि नगरीकरण कैसा था, कौन कौन से नगर उस समय विकसित थे, कितने बड़े बड़े नगर थे, और नगर जितने बड़े होंगे व्यापार उतना ही फैलेगा, रोजगार उतना ही बढ़ेगा। आइए देखते हैं नगरीकरण, गुप्त काल में नगरीकरण, गुप्त काल में नगरीकरण। नगरों का विकास होना स्वाभाविक था। ठीक है, कई महत्वपूर्ण नगर देखे गए, पाटलिपुत्र, उज्जैनी, वैशाली, मथुरा। निसंदेह ही गुप्त काल में प्रारंभिक समय में प्रगति हुई थी, लेकिन गुप्त काल के अंतिम समय में अर्थव्यवस्था में गिरावट के साक्ष्य देखे गए। ठीक है, आइए नगरीकरण के बारे में, कई नगर देखे गए। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी तो सीधी बात है नगरीकरण तो होना स्वाभाविक है। कई बड़े, कई महत्वपूर्ण नगर देखे गए। कौन कौन से? पाटलिपुत्र, उज्जैनी, जो आज भी वैसे के वैसे विकसित है, उससे ज्यादा विकसित, वैशाली। ठीक है, और मथुरा, ये नगर उस समय विकसित थे। ठीक है, निसंदेह ही गुप्त काल में प्रारंभिक समय, यानी कि जो शुरू का जो समय जो था, शुरू का समय वो प्रगति पर था। लेकिन जब बाद में गुप्त काल के जो अकुशल शासक थे, जैसे जैसे गुप्त काल का जो सर्वोच्च शिखर है वो पीक पॉइंट नीचे की तरफ आता गया, जैसे जैसे शासक बदलते गए, तो अकुशल शासक आने से उसकी अर्थव्यवस्था में क्या आ गई, गिरावट के साक्ष्य गुप्त काल। ठीक है, निसंदेह, नोट लिखना है, एक नोट, निसंदेह निसंदेह ही गुप्त काल में प्रारंभिक समय में प्रगति हुई थी, लेकिन गुप्त काल के अंतिम समय में अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था में गिरावट देखी गई, गिरावट के साक्ष्य देखे गए, देखे गए थे। ठीक है, तो सीधी बात है, देखे तो ऐसे गए थे क्योंकि मुद्रा में मिलावट होने लग गई थी, सामंतवाद का उदय हो गया था।
और जो रोम के साथ जो व्यापार था वो उसको रोक दिया गया था। उन्होंने क्या करना, ये साक्ष्य हमको देखने के मिले। तो आज हमने गुप्त काल की अर्थव्यवस्था के बारे में देखा। अगला जो पॉइंट होगा उसके बारे में देखेंगे हम, गुप्त काल की धार्मिक स्थिति, धर्म कैसा था गुप्त काल में, और गुप्त काल की कला एवं संस्कृति। ठीक है, तो जो भी तथ्य हमारे पास हैं अच्छे से आपके सामने पेश किए जाएंगे। लगभग कोशिश ये की जाएगी कि इससे बाहर एग्जाम में आपको देखने के लिए नहीं मिले। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।